हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, आज से हम आर एस खुरमी की बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक। ओके, तो हमारे इस चैनल के साथ आप लगे रहिए। और इसकी पीडीएफ को अगर लेना हो तो हम मेरे टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उससे आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। देन फिर आप जो है इसी तरह आपको छोटे छोटे वीडियोस फॉर्म में 30-30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के फॉर्म में आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसलिए आप इस वीडियोस को ज़रूर से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ डिफिनिट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जैसे कोई अगर ये एरिया हुआ तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा, अंडर में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाएगा, इसको बाउंड्री कहा जाएगा। और ये जो एरिया यहाँ पे होगा उसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको सराउंडिंग कहा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देन ए क्लोज सिस्टम इन विच द हीट एंड वर्क ट्रांसफर द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट मास वर्किंग डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो ये हम जान लें कि 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास का ट्रांसफ़र होता है और हीट और वर्क का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है और हीट और वर्क का ट्रांसफ़र होता है। और जो आइसोलेटेड होता है उसमें ना तो मास का ट्रांसफ़र होता है ना ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और हीट और वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम जिसमें मास और हीट दोनों का, हीट और वर्क का ट्रांसफ़र हो। तो पहले में क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर क्या, मास ऑफ वर्किंग क्रॉस द बाउंड्री बट हीट नहीं ट्रांसफ़र हो, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है बोथ था ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, देन फिर फोर्थ, आइसोलेटेड में बता चुके हैं कि ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें वही देखिए स्टेटमेंट लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का ए हो जाएगा। ओके, देन फिर हम देखते क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट ऑन द मास होता है, और एक्सटेंसिव और डिपेंडेंट ऑन द मास होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है हीट, हीट एक प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना वर्क कोई प्रॉपर्टी होती, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, ये यूटिलाइज लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, देन फिर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू द इंटायर इक्वल टू द इंडिविजुअली पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यस, सभी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का सम होता है वो सब हमारी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि क्या, डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी बताया है ना, जो डिपेंड करता ऑन द मास, तो वो क्या हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और डेंसिटी, ये क्या है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। केवल वैल्यूम हमारी है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी है, वही इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी हैं, देखिए टेम्परेचर केवल आंसर होगा बी पार्ट, नाइन्थ का बी। बाकी जो मास है, एनर्जी है, वैल्यूम है, ये सब हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटेंसिव को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ अ सिस्टम क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। किसी भी का अगर स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट वैल्यूम हो, चाहे एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम हो जाए तो स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी, एंट्रोपी का हो जाए पर यूनिट वैल्यूम तो स्पेसिफिक एंट्रोपी, जिसके आगे स्पेसिफिक लग जाए तो वो क्या होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। आंसर बी हो जाएगा। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज ए -273 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्वेश्चन आपको याद करना है, वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए।
ये फार्मूला दिया हुआ है आपके एफएम में, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब वेपर प्रेशर होता है तो उसके लिए अलग हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल, तो ये बार के टर्म में दिया है, ये भी सही है। ये मतलब मरकरी के टर्म में दिया है, ऑफ मरकरी, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट के टर्म में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी दीज। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 बार में कितनी एसआई यूनिट कितनी इक्वल होता है, वो होता है 10⁵, ये पता होगा सबको, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी जेई में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ यूपी पीसीएस एई में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। इसलिए हम पूरी कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज करा देंगे। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन द प्रेशर वेसल 25 दिया है। ठीक है, गेज प्रेशर दिया है 25 बार, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.03, थोड़ा सा यहाँ पे मिस वो है, और हमें क्या दिया है, जी की वैल्यू दी है। ओके, और एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है। अभी हमने ऊपर फार्मूला आपको बताया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर फार्मूला क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक। तो ये जो दोनों प्रेशर दिए हैं, इन दोनों को आप इसमें क्या करें, ऐड कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 26.03। ओके, देन द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर और एंड 760 मरकरी ऑफ अ प्रेशर टर्न एज अ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट क्या होती है, वो क्या होती है, जूल होती है। जूल भी लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो लोग गलती कर देते हैं। द यूनिट ऑफ द पावर की यूनिट क्या होती है, वाट भी होती है, चाहे किलो वाट हो चाहे मेगा वाट हो, वाट होती है। तो उसके आगे तो ये इसका आंसर प्रूव हो जाएगा। अब आगे देखिए, वही पूछ लिया 1 किलोवाट में कितना वो होता है, सॉरी, 1 किलोवाट में कितना होता है, वो होता है आपका 10⁻³ न्यूटन मीटर पर सेकंड। मतलब वही न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी, हमारी जूल हो जाती है, और पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या बन जाता है, वो हमारा वाट हो जाता है। 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना है, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 4.187 में लिखा जाता है, और कहीं कहीं 4.2 लिखा होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द थर्मल कैपेसिटी एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम। ये क्या होगा, इक्वल, एग्री होता है, सही है। ओके, द हीट एंड द मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द जूल्स लॉ के द्वारा होता है, जो हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें देखेंगे, जब पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये सही है, बाउंड्री फिनोमेना होता है हीट वर्क एंड क्या करती है, जब बाउंड्री फिनोमेना है तो क्रॉस भी करेगी। हीट ऑफ वर्क हमने बता दिया ऊपर, अभी आपको क्या है, पाथ फंक्शन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, अब ये पूछ कह रहा है कि देखो, ये जो स्टेटमेंट पूरी दी है, ये हमारी पूरी स्टेटमेंट 0th लॉ के ऊपर दी है। कह रहा है कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, और तीसरी बॉडी इसका इसके साथ अगर कोई मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो वही चीज़ को बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0th लॉ थर्मोडायनेमिक के बारे में बता रहा है। जो 0th लॉ थर्मोडायनेमिक होता है, ये टेम्परेचर के बारे में भी बताता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक क्या करता है, डील्स किससे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, या क्या होता है, जूल्स लॉ होता है। क्या होता है, जूल्स लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या जूल्स लॉ भी बोलते हैं। और ये हमें क्या देता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। उसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, रिमेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अब देखिए अगला स्टेट क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेसन ऑफ डब्ल्यू, ये लिख सकते हैं, मतलब पूरी हीट पूरे वर्क में कन्वर्ट हो जाए, या फिर टोटल जो एनर्जी है वो रिमेंस कांस्टेंट होती है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ओके,
एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट अनदर। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ही होता है, ठीक है, वही जूल्स लॉ। कैल्विन प्लांक्स डील्स विद दी, किससे डील्स करता है, वो करता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है। जैसे ये एक हमारा रिजर्वायर है, ये हमारा इंजन है, तो यहाँ से अगर हमारी हीट आ रही है क्यू, तो ये पूरा पूरा अगर डब्ल्यू चेंज हो जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है, यही हमारी कैल्विन, इस कुछ ना कुछ हीट हमारी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो वही हमारी कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में बताता है। अब देन क्या है, द हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट क्या है, वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अभी हमने ऊपर बताया द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको बताइए ये किसके बेस पे होता है, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक होता है, अभी हमने ऊपर आपको बताया है। ए मशीन विच वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नोन एज परपेचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड, नहीं, ये क्या होती है, फर्स्ट काइंड होती है, और सेकंड काइंड क्या होती है, वो सेकंड लॉ को फॉलो करती है, फर्स्ट लॉ को नहीं होती है। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड विच इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट परपेचुअल मोशन ऑफ द सेकंड काइंड, अभी बताया आपको सेकंड काइंड होती है। ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, इसको मतलब आप दिमाग में बैठा रखिएगा। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉसियस स्टेटमेंट, जो हमारे सेकंड लॉ के दो होते हैं, एक होता है कैल्विन स्टेटमेंट होता है, एक सेकंड लॉ क्लॉसियस स्टेटमेंट है। जो कैल्विन स्टेटमेंट होता है उससे हमारा हीट इंजन आता है, और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है उससे हमारा रेफ्रिजरेटर आता है, ठीक है। ये चीज़ मतलब चीज़ें पता रहनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, जैसे कोई अगर ये लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हमारा ये लोअर टेम्परेचर है, हम इसको देख लें, जैसे हमारा ये कोई लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा क्या है, दूसरा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये T2 T1, तो ये यहाँ से हीट ऊपर, ये रिजर्वायर, इसके थ्रू ये हीट पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकेगा, मतलब इनपुट ना दे, कौन सी, जो कि हमारा वर्क होगी। तो यही हमारी क्लासियस स्टेटमेंट बताता है। और हमने अभी आपको बताया कि क्लासियस स्टेटमेंट ही, जो क्लासियस होता है, ठीक है, केल्विन से आता है के, इसको ध्यान रखिए, केल्विन से आता है इंजन, और क्लासियस से आता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये ट्रिक के ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ मतलब जुड़े रहिए, और इसकी PDF को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, और आपको इसी तरह के टॉपिक्स को हम बताते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।